महिंद्रा स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर स्कॉर्पियो एन, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन इस गाड़ी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको आंख बंद करके खरीदा जा सकता है, उनमें से एक स्कॉर्पियो है। लेकिन आप भी जानते हो कि गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इस वीडियो में मैं आपको स्कॉर्पियो के पॉजिटिव्स के साथ साथ उन्हीं कमियों के बारे में, इसके नेगेटिव्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि अगर आप इस गाड़ी को लेकर थोड़ा बहुत सही कंफ्यूजन में अगर हैं तो वो भी क्लियर हो सके। सबसे पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। इस गाड़ी की जो इमेज थी पहले, वो काफी रफ एंड टफ इमेज थी। इसी इमेज को चेंज करने की महिंद्रा ने कोशिश की है और ये लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। मेरा मतलब है कि फैमिली वाले लोग इस गाड़ी को पहले कम कंसिडर किया करते थे। इस गाड़ी की जो इमेज थी वो छुटभइये नेता या फिर जो नए नए बदमाश हैं उनके लिए ज्यादा सही थी। जैसे कि अगर आप नेता बनना चाहते हो तो सफेद कुर्ता, स्पोर्ट जूते, सोने की चेन और स्कॉर्पियो, अगर ये 3-4 चीजें आपके पास हैं तो आधे नेता तो आप ऐसे ही बन गए। इसी इमेज को महिंद्रा ने बदलने की थोड़ी कोशिश की है। अब इस गाड़ी की जो सीट्स हैं या फिर सस्पेंशन है वो पहले से कई ज्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसकी क्लच काफी स्मूथ कर दी गई है। अगर आप 800-1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहते हैं तब भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से इसकी स्टीयरिंग भी काफी लाइट और स्मूथ है। फिर चाहे कम स्पीड की बात करूं या फिर हाइयर स्पीड्स पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो बाउंसी बहुत थी, सिंपल रोड पे फुदकती बहुत थी। हालांकि फुदकन इसमें भी है। अगर आप सेकंड रो पे बैठे हो तो आपको एहसास होगा कि अभी भी बाउंसी है, लेकिन पहले से काफी कम। इस गाड़ी की जो हाइट है उसको देखकर लगता है अगर हम इसको बहुत ज्यादा तेज चलाएंगे तो हो सकता है ये हमारे कंट्रोल में ना रहे, लेकिन ये नई स्कॉर्पियो पहले से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देती है, स्पेशली हाईवेज पर। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज जो मुझे काफी अच्छा लगा, इसका कैबिन काफी साइलेंट है, एक देसी एसयूवी होने के बावजूद भी। ओवरऑल इस गाड़ी को चलाने में काफी मजा आता है हर तरह से। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, परफॉर्मेंस। इस गाड़ी में जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। 200 bhp की पावर जनरेट करता है और 380 Nm का टॉर्क। सेगमेंट से मेरा मतलब है XUV 700, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर प्लस। सिर्फ पेट्रोल इंजन ही नहीं, इसका डीजल इंजन भी सेगमेंट में सेकंड मोस्ट पावरफुल इंजन है XUV 700 के बाद में। ये पावर और टॉर्क फिगर्स सिर्फ ऑन पेपर देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस गाड़ी का पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन चलाने में काफी मजा आता है, स्पेशली इसका डीजल इंजन। और अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको काफी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। भाई ऑफ रोडिंग की बात हो और स्कॉर्पियो की बात ना, वैसे कैसे चलेगा। ये गाड़ी पॉपुलर ही इसलिए कि सोचना नहीं पड़ता कहीं जाने के पहले, कहीं भी कुदा दो इस गाड़ी को, 6-7 लोगों को भरा और ले गए कहीं भी। इस गाड़ी में सब कुछ बदल दिया गया है, पूरी की पूरी डिजाइन चेंज कर दी गई है, पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है। लेकिन इस गाड़ी की जो यूएसपी थी ऑफ रोडिंग, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में आने वाली टाटा सफारी, हेक्टर प्लस और अल्काजार जैसी गाड़ियों में नहीं मिल पाता। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी। भाई महिंद्रा की गाड़ी है तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड तो होगा ही होगा, ये तो एक मानने वाली बात हो गई है। इस गाड़ी का आप जैसे ही कोई भी डोर खोलते हो, टेलगेट खोलते हो या बोनट खोलते हो तो आपको इस बात का एहसास अपने आप हो जाता है कि भाई बिल्ड तो स्ट्रॉन्ग है। बाकी इस गाड़ी का ग्लोबल NCAP में भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। सेगमेंट में आने वाली XUV 700 का भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किया था। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी के डीजल इंजन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि सेगमेंट में आने वाली हेक्टर प्लस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिल पाता। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, फीचर्स। इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन सफारी, हेक्टर प्लस और अल्काजार में नहीं मिल पाते। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, जबकि XUV 700, हेक्टर प्लस और अल्काजार में नहीं मिल पाता। इसमें आपको फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी और XUV 700 में सिर्फ रियर में दिए गए हैं। इस गाड़ी की चारों विंडोज में आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर मिल जाता है, जो कि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाता। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें मिल जाते हैं, जबकि अल्काजार में नहीं मिल पाते। LED फॉग लैंप्स इसमें दिए गए हैं, जबकि सफारी और XUV 700 में आपको हैलोजन मिलते हैं। इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं सुपीरियर क्वालिटी के, जबकि सफारी में आपको 9 मिल पाते हैं, हेक्टर प्लस में 8 मिल पाते हैं और अल्काजार में भी आपको 8 स्पीकर्स ही दिए गए हैं। तो ये थे वो कुछ फीचर्स जो आपको स्कॉर्पियो में मिल जाते हैं, लेकिन सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते। सेवंथ पॉजिटिव पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी। इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, उसके बावजूद भी सेगमेंट में आने वाली हर किसी गाड़ी से
ये सस्ती है। तो ये तो होगा इस गाड़ी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में कमियां क्या क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, ये गाड़ी लगभग 13 से 24 लाख रुपए की मिलती है एक्स शोरूम, ऑन रोड तो और महंगी पड़ेगी। इस प्राइस बजट में अगर कोई एक 7 सीटर गाड़ी खरीद रहा है तो वो ये उम्मीद रखता है कि हम सातों सीट्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, लेकिन ये एक स्यूडो 7 सीटर है, मतलब कि 7 नहीं, इसको 5+2 कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि इस गाड़ी की जो थर्ड रो है वहां पर स्ट्रिक्टली बच्चे ही बैठ सकते हैं, वहां पर कोई एडल्ट जिसकी हाइट 5.5 फुट से ज्यादा है वो वहां पर कंफर्टेबली कैसे भी नहीं बैठ सकता। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, महिंद्रा की लगभग हर किसी 7 सीटर गाड़ी में ये नेगेटिव होता ही होता है कि आपको बूट स्पेस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इस गाड़ी की जो थर्ड रो की सीट्स हैं, अगर आप उसे ऊपर उठा देते हैं तो बूट स्पेस के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। वहाँ आप छोटे मोटे बैकपैक्स वगैरह रख सकते हो, टेलगेट खोलने पर वो भी नीचे गिर जाएंगे, ये हालत है। इसके अलावा एक और नेगेटिव है इसके साथ, वो ये है कि इसकी थर्ड रो में जो सीट्स मिलती हैं वो 50:50 स्प्लिट नहीं होती। मतलब कि अगर आप ये सोचो कि हम 6 लोग बैठ जाएं और एक सीट को फोल्ड कर देते हैं ताकि बाकी लोगों का सामान वहां पर आ जाए, एडजस्ट हो जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। पूरी की पूरी सीट एक साथ फोल्ड होती है या बिल्कुल फोल्ड नहीं होती। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, वैसे तो इस प्राइस बजट में जितनी भी एसयूवीज हैं स्पेशली 7 सीटर, उन्हें लोग बाग डीजल इंजन में ही ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जिनकी रनिंग बहुत कम है वो लोग पेट्रोल इंजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इसके पेट्रोल इंजन में आपको माइलेज बहुत कम मिलता है, सिंगल फिगर माइलेज मिलता है, मतलब कि 9 या 9 से कम का ही माइलेज निकालेगी, 10 से ऊपर का माइलेज ये गाड़ी नहीं निकाल पाती। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। वैसे मैं इस पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता, ऑन पेपर सबसे कम थी इसलिए आपको बता दिया, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकती है, फिर भले ही ऑन पेपर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम ही क्यों ना हो। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, देखिए इस गाड़ी के प्राइसेस कम है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो होगी। सबसे पहली कॉस्ट कटिंग जो नोटिसेबल है वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। जो इसका पार्किंग कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत लो रेजोल्यूशन है, आपको मज़ा नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप जैसे इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हो जो आपको ऑन रोड जाके 28-29 लाख का पड़ेगा, उसमें इस तरह की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। इसके अलावा इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम पर टच कंट्रोल है या फिर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पर जो बटन्स दिए गए हैं, इन दोनों का ही रिस्पॉन्स आपको थोड़ा स्लो फील होगा। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट, वारंटी ऑफर। सेगमेंट में सबसे बेहतर वारंटी आपको हेक्टर प्लस के साथ मिलती है, 5 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की, लेकिन इस गाड़ी में आपको बाकी सब की तरह 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दी गई है। सेवंथ नेगेटिव पॉइंट, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिल पाते लेकिन सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में मिल जाते हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स, स्मार्ट डोर हैंडल्स और डुअल स्क्रीन्स आपको इसमें नहीं मिल पाती लेकिन XUV 700 में मिल जाती है। इसी तरह से इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। इस गाड़ी की थर्ड रो में आपको AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इसमें नहीं है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इसमें नहीं है, सिर्फ टिल्ट मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 50:50 स्प्लिट थर्ड रो इसमें नहीं मिल पाती, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिल पाता, जबकि XUV 700 और हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों में मिल जाता है। स्कॉर्पियो में आपको सिंपल क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा स्कॉर्पियो में 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, जबकि अल्काजार में 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है और सफारी और XUV में 6 वे मिलती है, लेकिन उनके साथ में मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है जो स्कॉर्पियो में नहीं है। हेक्टर प्लस और सफारी में ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर सीट भी 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जबकि स्कॉर्पियो में मैनुअली एडजस्टेबल दी गई है। स्कॉर्पियो की सेकंड रो को आप आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से लेग रूम जितना मिला है उतना का उतना ही रहता है, लेकिन सफारी, हेक्टर प्लस और अल्काजार की सेकंड रो को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं दी गई हैं, जबकि अल्काजार और हेक्टर प्लस में आगे की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं और सफारी में तो आगे की साथ साथ पीछे की कैप्टन सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। इसकी थर्ड रो काफी बेसिक दी गई है, वहां पर कुछ है ही नहीं, ना AC वेंट्स हैं, कप होल्डर्स भी नहीं है, जबकि सफारी, XUV और अल्काजार में कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, जबकि सफारी, अल्काजार और हेक्टर प्लस में किसी ना किसी तरह का चार्जिंग पोर्ट इसकी थर्ड रो में मिल जाता है। एडास इस गाड़ी में नहीं है, जबकि XUV 700, सफारी और हेक्टर प्लस तीनों में दिया गया है। फुट ट्रिगर टेलगेट हेक्टर प्लस में मिल जाता है, इसमें नहीं है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स सफारी, XUV और हेक्टर प्लस में दिए गए हैं, इसमें नहीं है। एम्बियंट लाइटिंग सफारी, हेक्टर और अल्काजार में मिल जाती है, इसमें नहीं है।
इसके अलावा टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें 8 इंच की छोटी टच स्क्रीन दी गई है, जबकि सेगमेंट में सबसे बड़ी टच स्क्रीन हेक्टर प्लस में मिल जाती है 14 इंच की। उसके बाद एक्सयूवी में 10.35 इंच की, उसके बाद अल्काज़ार में 10.25 इंच की, और सबसे छोटी मिलती है आपको सफारी में। इसमें आपको वायरलेस चार्जर तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ आगे वाली रो में। अल्काज़ार में आगे के साथ साथ सेकंड रो में भी वायरलेस चार्जर दिया गया है, और साथ ही में आपको पैडल शिफ्टर्स भी अल्काज़ार में मिल जाते हैं, जो स्कॉर्पियो में नहीं मिल पाते। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो इस गाड़ी में नहीं दिए गए हैं, जबकि सेगमेंट की गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो अब आपको वो वजह समझ में आई होगी कि ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे एडवांस्ड फीचर्स हैं जो नहीं दिए गए हैं। इसलिए अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो बिंदास खरीद सकते हैं, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा चल रहा है। हाँ, अगर आप इसका टॉप वेरिएंट बुक करते हैं तो वो आपको जल्दी मिल सकता है, क्योंकि महिंद्रा वाले लोअर और मिड वेरिएंट की वेटिंग पीरियड ज्यादा करके चल रहे हैं और टॉप वेरिएंट जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थे इस गाड़ी के सभी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। कुल मिलाकर इस गाड़ी में कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो इस गाड़ी को ना खरीदने की पीछे की वजह बन जाए। ठीक इसका उल्टा, इसमें ऐसे कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो इस गाड़ी को खरीदने की वजह बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सिलेक्ट कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।